वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ और एमसीक्यूज को प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके नेट सेट के सिलेबस यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी के टॉपिक में से हैं। होपफुली क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इससे आपको कंसेप्ट को रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी एंड अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, इसका भी आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू क्लोन एन यूकैरियोटिक जीन इन PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर, द डिजायर्ड DNA fragment was produced by PST1 cleavage and incubated with PST1 digested PBR 322 and ligated. Mixtures of ligated cells were used to transform E. coli and plasmid containing bacteria were selected by their growth in tetracycline containing medium. Which type of plasmids will be found? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बताया गया, हमसे कहा गया है कि हमने अपने डिजायर DNA जीन को क्लोन करना है एंड इसके लिए हमने क्या किया, जिस DNA से हमने अपने जीन को ऑब्टेन करना था उस DNA को हमने PST1 एंजाइम के साथ में हमने क्लीव कराया, ठीक है। एंड क्लोन करने के लिए जो वेक्टर हमने काम में लिया है दैट इज PBR 322 वेक्टर। ये प्लाज्मिड हमने काम में लिया और इस प्लाज्मिड को भी हमने सेम एंजाइम PST1 से हमने डाइजेस्टेड करा है। मींस हमारा DNA एंड प्लाज्मिड दोनों को हमने सेम PST1 से डाइजेस्टेड कराया है एंड देन हमने लाइगेशन अलाउ किया है। लाइगेशन के बाद में जो हमारी लाइगेटेड सेल्स होंगी उनमें से हमने बैक्टीरियल को ई कोलाई बैक्टीरिया काम में लिया है, तो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को हमने सेलेक्ट करना है। इसके लिए हमने ग्रोथ कराई है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर, ठीक है। तो किस टाइप के प्लाज्मिड्स हमको मिलेंगे, जो हमारी ई कोलाई बैक्टीरियल सेल हैं उनमें किस टाइप के प्लाज्मिड्स हमको मिलेंगे। यहाँ पर हम 4 ऑप्शंस देते हैं। सर्कुलर प्लाज्मिड PBR 322 कंटेनिंग द टारगेट जीन एंड रेसिस्टेंट टू ओनली टेट्रासाइक्लिन। मींस पॉसिबिलिटी है कि हमको जो प्लाज्मिड मिलेगा PBR 322 उसमें टारगेट जीन होगा और इसके साथ ही ऐसे प्लाज्मिड होंगे जो कि केवल टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब एक इस टाइप का प्लाज्मिड मिल सकता है, या फिर जो प्लाज्मिड मिलेगा सर्कुलर PBR 322 प्लाज्मिड कंटेनिंग दी टारगेट DNA, ठीक है। टारगेट DNA रखने वाले PBR 322 मिलेंगे दैट इज रेसिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन ओनली, जो केवल टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट है। एंड रीसर्कुलराइज्ड PBR 322 प्लाज्मिड भी मिलेंगे दैट इज रेसिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, जो कि एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेसिस्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सर्कुलर PBR 322 प्लाज्मिड कंटेनिंग द टारगेट जीन एंड रेसिस्टेंट टू ओनली टेट्रासाइक्लिन। सेकंड इसी में दे रखा ऑप्शन रीसर्कुलराइज्ड PBR 322 रेसिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंड कॉन्केटेमराइज्ड PBR 322 रेसिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। इस टाइप का प्लाज्मिड मिलेगा। या फोर्थ हमें ऑप्शन दे रखा है सर्कुलर PBR 322 प्लाज्मिड कंटेनिंग द टारगेट जीन एंड रेसिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। मींस जो प्लाज्मिड हमको ई कोलाई ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई में मिलेगा वो प्लाज्मिड सर्कुलर होगा जिसमें टारगेट जीन होगा, लेकिन इसके साथ ही ये प्लाज्मिड जो है जिसमें टारगेट जीन है वो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेसिस्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 बच्चों आया हुआ है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है अगर आपको प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर ध्यान है। ये हमारा है प्लाज्मिड PBR 322, इसके पास में 2 एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस के लिए जीन होते हैं। ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट है और ये इसकी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट साइट है। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट साइट पर कट लगाने के लिए जो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज BAM-H1 एंड SAL1 एंड एम्पिसिलिन के लिए जो एंजाइम होता है PBU1 एंड PST1। यहाँ पर हमने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया है दैट इज PST1 आपको दे रखा है। PST1 एक टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट को पहचानता है एंड कट लगा देता है। तो जब हमने PBR 322 प्लाज्मिड को ट्रीट कराया PST1 के साथ में तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट को ये रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पर एक कट लगा देगा।
ये हमारी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट साइट हो गई जो कि इंटैक्ट है, लेकिन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट अब इंटैक्ट नहीं रहती। ये हमारा डीएनए है जिससे हमने अपना डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करना है। इसको भी हमने सेम एंजाइम के साथ में ट्रीट कराया और ये हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है। ठीक है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट एंड PBr322 प्लाज्मिड, इनका हमने लाइगेशन किया, इनको मिक्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेशन हुआ, लाइगेशन के रिजल्टेंट हमारा जो जीन है, क्योंकि हमने दोनों ही PBr322 एंड डीएनए को सेम एंजाइम से कट लगाया है, तो जो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, जीन फ्रेगमेंट जिसे हम कह सकते हैं फॉरेन डीएनए, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अब हमारा प्लाज्मिड है ये अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। इसको अब हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां पर हमने ई कोलाई लिया है होस्ट सेल। ई कोलाई जब इस प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लेती है तो होस्ट सेल अब ट्रांसफॉर्म्ड कहलाती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट करने के लिए अब हम इसको ग्रो कराते हैं कल्चर मीडिया पर। कल्चर मीडिया में इसको ग्रो कराएंगे। तो हमसे पूछा है कि इस होस्ट सेल में कितने टाइप्स के प्लाज्मिड हमको मिल सकते हैं। देखो, जब लाइगेशन होता है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि 100% जो हमारा जीन है, फॉरेन डीएनए है, वो प्लाज्मिड के साथ में, वेक्टर के साथ में जॉइंट हो जाए, उसका लाइगेशन हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारा प्लाज्मिड है ये रीसर्कुलराइज्ड हो जाए। ठीक है, रीसर्कुलराइज्ड मीन्स जहां पर कट लगा है दोबारा से ये आपस में बॉन्ड बना ले और इसका रीसर्कुलराइजेशन हो जाए। जब रीसर्कुलराइजेशन हो जाता है तो अब इसके पास में इंटैक्ट एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेसिस्टेंस जीन है। ठीक है, ये हमारा हो गया रीसर्कुलराइज्ड, इसको मैं रीसर्कुलराइज्ड लिख देती हूँ। ये प्लाज्मिड भी बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि जब लाइगेशन होगा तो उसके रिजल्टेंट जो हमारा फॉरेन डीएनए, हमारा डिजायर्ड जीन है, वो प्लाज्मिड के साथ में लाइगेट हो जाए, जुड़ जाए, तो इससे हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा। जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा तो हमारा जो फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट है वो एम्पिसिलिन साइट पर आकर जुड़ा है, क्योंकि दोनों ही को हमने सेम एंजाइम के साथ में कट लगाया है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जो साइट है इसका अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, इसका मतलब है कि ये जो प्लाज्मिड है इसके पास में ओनली टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंस जीन है। ठीक है, तो जो हमें प्लाज्मिड मिलेगा पॉसिबल है कि उसके पास में ओनली टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जीन हो विद टारगेट जीन और डिजायर्ड जीन। ठीक है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी हमको ट्रांसफॉर्म्ड सेल में मिल सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि हमको कॉन्टामर भी मिल जाए। ठीक है, कॉन्टामराइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, कॉन्टामराइजेशन भी हो जाता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि कॉन्टामर प्लाज्मिड भी हमको मिल जाता है। कॉन्टामराइजेशन में क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो एक कॉन्टामराइजेशन में प्लाज्मिड एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसमें एंड टू एंड पूरे डीएनए के कई मल्टीपल कॉपीज एक सीरीज में जुड़ी होती हैं, उसे हम कॉन्टामराइजेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप बच्चों जाकर जरूर से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो तीनों टाइप के प्लाज्मिड्स हमको मिलने की पॉसिबिलिटी है, किसमें? ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई सेल में। तो यहाँ पर देखते हैं कहां पर दे रखा है हमको ये ऑप्शन। ऑप्शन 3 इज राइट। हमको सर्कुलर PBr322 प्लाज्मिड भी मिल सकता है जिसमें टारगेट जीन होगा एंड रेसिस्टेंस होगी ओनली फॉर टेट्रासाइक्लिन जीन के लिए। रीसर्कुलराइज्ड प्लाज्मिड भी मिल सकता है जिसमें एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेसिस्टेंस होगी। एंड कॉन्टामेराइज्ड PBr322 भी मिल सकता है। जब कॉन्टामेराइजेशन हो जाता है तो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेसिस्टेंट जीन्स कॉन्टामर प्लाज्मिड में हमको मिलेंगे। सो हियर ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम इज 3.2 इंटू 10⁹ 9। दिस इज 3.2 इंटू 10⁹ 9। ये ह्यूमन जीनोम का साइज दे रखा है। कंसिडरिंग 60% ऑफ इट्स मेड अप ऑफ 80 बेस पेयर, what will be the frequency of the following restriction sites to be present in human genome in high to low order। ठीक है, यहाँ पर हमको दे रखा है कि ह्यूमन जीनोम का साइज दे रखा है 3.2 इंटू 10⁹ 9 है, जिसमें आपको ये मानना है कि 60% जो बेस पेयर है वो 80 बेस पेयर है। ठीक है, मीन 60% है हमारा 80 बेस पेयर, और आपको बताना है रेस्ट्रिक्शन साइट्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है हाई टू लो ऑर्डर में। ठीक है, हाई टू लो ऑर्डर में किसके लिए बतानी है? 3 हमारे को फ्रेगमेंट्स दे रखे हैं, एक्स जिसका हमें दे रखा है 5 GAATTC 3 वाई के लिए 5 ACCGGT 3 जेड के लिए 5 CGCG 3 और ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2013 में आया हुआ है। यहाँ पर हाई टू लो ऑर्डर में हमको रेस्ट्रिक्शन साइट्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है। 60% है AT बेस पेयर है, मींस एडेनिन एंड थाइमिन बेस पेयर है, तो 40% अपना GC हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एडेनिन कितना परसेंट है? 30%, थाइमिन है 30%, ग्वानिन है 20% एंड साइटोसिन है 20%। ठीक है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, हाई टू लो ऑर्डर बताना है। तो ATGC बेस पेयर 3.2 इंटू 10⁹ 9 बेस पेयर जीनोम में इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? A की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.3, T की हो जाएगी 0.3, G की हो जाएगी 0.2 एंड C की हो जाएगी 0.2। ठीक है, X, Y और Z के लिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर GAATTC दे रखा है। ठीक है, तो X के लिए अगर हम देखें, G कितना है 0.2 इंटू A कितना है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.2। ठीक है, Y के लिए अब हम देख लेते हैं, 5 to 3 एंड में हमें दे रखा है ACCGGT, तो A अपना 0.3, C है 0.2, 0.2, G 0.2 इंटू 0.2 इंटू T है 0.3। Z के लिए अगर हम देखें, 5 to 3 हमको दे रखा है CGCG, C है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, अब हम इन फ्रेगमेंट्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इसको जब बेटा आप लोग कैलकुलेशन करोगे ना, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अपना 0.000216। इसको कैलकुलेट करो आप तो आ जाएगा 0.00144। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अपना 0.0016। हमको हाई टू लो ऑर्डर बताना है, तो अब इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, किसका, कौन से फ्रेगमेंट का हो गया? जेड का नंबर सबसे बड़ा हो गया 0.0016। ठीक है, देन उसके बाद आप इन दोनों में कंपेयर करो, ये है 0.00216 और ये 0.00144, तो ये बड़ा हो गया एंड ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहा? जेड सबसे बड़ा है, देन एक्स एंड देन वाई। तो हाई टू लो ऑर्डर में हमको बताना था, सो ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट बाय मिस्टेक अ रिसर्चर इंट्रोड्यूस द डीएनए of interest within ampicillin resistant gene instead of LAG-Z gene. The competent cells were allowed to take up the plasmid and then plated in the media containing ampicillin, Xcal and IPDG and subjected to blue-white screening. Considering all plasmids were recombinant, which one of the following statements correctly describes the outcome of the experiment? और ये क्वेश्चन जून 2016 में आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा है कि एक रिसर्चर ने गलती से
वो अपने डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को लेग-जेड पर इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन उसने लेग-जेड की जगह एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट पर अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। एंड देन फिर उसने जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल है उनको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा मीडिया लिया, कल्चर मीडिया, एम्पिसिलिन, एक्सगाल एंड आईपीटीजी मीडिया लिया, एंड ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करके वो अपने ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना है, कंसीडरिंग ऑल प्लाज्मिड, आपको एज्यूम करना है कि जितने भी प्लाज्मिड्स थे उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ, मीन्स सभी प्लाज्मिड में जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट था उसका लाइगेशन हुआ है, ये आपको मानना है। तो जब ये आप एज्यूम कर लेते हो तो कौन सा आउटकम है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन पर हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का इंसर्शन हो गया, मींस एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, ठीक है। जब हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करते हैं, लेग-जेड जीन जो है एक्सगाल एंड आईपीटीजी पर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करने पर क्या होता है कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे कि ब्लू कलर की कॉलोनीज बनती है, जिसमें लेग-जेड जीन प्रॉपरली फंक्शनिंग होता है, प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमको ये मानना है कि सभी प्लाज्मिड्स का यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो कौन सा आउटकम है जो इस एक्सपेरिमेंट को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है? फर्स्ट, द बैक्टीरिया विच टुक अप द प्लाज्मिड्स वुड ग्रो एंड गिव ब्लू कॉलोनीज, कि ऐसी बैक्टीरिया सेल या ऐसी होस्ट सेल जिनमें ये प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस्ड हो गया, जो बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई हैं, वो ब्लू कॉलोनीज देंगी, ठीक है। उनकी ब्लू कॉलोनीज हमको मिलेंगी। हम किस पर ग्रो करा रहे हैं, ध्यान में रखना है आपको, कल्चर मीडिया में एम्पिसिलिन भी है, एक्सगाल भी है एंड आईपीटीजी भी है। सेकेंड, दी बैक्टीरिया विच टुक अप दी प्लाज्मिड वुड नॉट ग्रो, ऐसी बैक्टीरियल सेल जो कि प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लेती हैं, ऐसी होस्ट सेल जिनमें प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, वो ग्रो ही नहीं करेंगी। थर्ड, द बैक्टीरिया विच टुक अप द प्लाज्मिड वुड फॉर्म व्हाइट कॉलोनीज, ऐसी बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल जो कि प्लाज्मिड को लेती है, व्हाइट कॉलोनीज बनाती हैं। और ऑल ऑफ द बैक्टीरिया वुड ग्रो, सभी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे एंड व्हाइट कॉलोनीज हमको मिलेंगी। तो यहाँ पर जो करेक्टली बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, वो है ऑप्शन सेकेंड, द बैक्टीरिया विच टुक अप द प्लाज्मिड्स वुड नॉट ग्रो, ऐसी होस्ट सेल, ऐसी बैक्टीरियल सेल जो कि प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लेती हैं, वो ग्रो ही नहीं करेंगी, क्योंकि एम्पिसिलिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया और हमने कल्चर मीडिया में एम्पिसिलिन ही ले लिया। इसका मतलब है कि अब बैक्टीरिया जो है वो एम्पिसिलिन के लिए एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं होंगी तो एम्पिसिलिन मीडिया में ऐसी बैक्टीरियल सेल ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसे बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला गया है, वो बैक्टीरियल सेल यहाँ पर ग्रो नहीं करेंगी। सो ऑप्शन सेकेंड इज राइट हियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर रेडियो लेबलिंग डीएनए और आरएनए बाय फास्फोराइलेटिंग 5' एंड ऑफ नॉन फास्फोराइलेटेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड जीन। Which of the following about PNK is not true? Polynucleotide kinase means PNK enzyme, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है जिसको हम यूज करते हैं रेडियो लेबलिंग के लिए? फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, PNK कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ अल्फा फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA और RNA. PNK has 3' phosphatase activity. PNK is inhibited by small amount of ammonium ions और PNK is T4 bacteriophage encoded enzyme। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक सही स्टेटमेंट नहीं है वो बताना है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है जो कि PNK के बारे में सही नहीं है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता होंगे। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम होता है वो 3' फास्फेटेज एक्टिविटी को दिखाता है। ये स्टेटमेंट सही है, इट इज राइट स्टेटमेंट। पीएनके एंजाइम स्मॉल अमाउंट में भी अगर अमोनियम आयंस प्रेजेंट हैं तो उसकी प्रेजेंस में इसकी एक्टिविटी इनहिबिटेड हो जाती है, ये भी सही है। पीएनके इस T4 बैक्टीरियोफेज एन्कोडेड एंजाइम है, ये भी सही है। पीएनके वाइडली यूज किया जा रहा है, T4 बैक्टीरियोफेज पीएनके को वाइडली यूज किया जा रहा है आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पीएनके। पीएनके कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ अल्फा फास्फेट, नो इट इज कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ गामा फास्फेट ऑफ फ्रॉम एटीपी टू 5' नहीं O' 3' OH एंड पर। ठीक है, 3' OH एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए और आरएनए। ठीक है, सो पीएनके कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ गामा फास्फेट फ्रॉम एटीपी टू 3' OH ऑफ द डीएनए और आरएनए। सो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है पीएनके के बारे में ये सही नहीं है। Next question is for 5' and labeling of DNA, the following reaction are carried out sequentially as indicated. 5' dephosphorylated DNA plus DATP plus T4PNK and incubated for 2 hours, ammonium acetate, then tris EDTA, then ethanol. ठीक है, इस सीक्वेंस में हमने एक रिएक्शन को परफॉर्म किया है। If the trace amount of ammonium ion is present in initial DNA mix, which one of the following statement would most likely to be true? क्या कह रहा है कि ट्रेस अमाउंट में इनिशियल जो हमारा डीएनए मिक्स था उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट था, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? अमोनियम आयन एक्टिवेट्स T4PNK, therefore increasing the labeling efficiency. Ammonium ion inhibits T4PNK, therefore should not be present in DNA mix. Ammonium ion does not have any effect on T4PNK, और ammonium ion dephosphorylates DNA, therefore thereby increasing labeling efficiency। और ये क्वेश्चन जून 2012 में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस ऑर्डर दे रखा है एक रिएक्शन का, जिसमें हमने 5' डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए लिया है। ये हमारा इनिशियल डीएनए मिक्स है, इसमें हमने डीएटीपी को मिलाया और हमने जो एंजाइम लिया T4PNK एंजाइम है। ठीक है, हमने इंक्यूबेटेड किया है, देन अमोनियम एसिटेट, ट्रिस EDTA एंड इथेनॉल के साथ में हम रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। एंड देन इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो अमोनियम आयन होता है वो T4PNK की एक्टिविटी को एक्टिवेट नहीं करता। ठीक है, तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अमोनियम आयन जो है T4PNK पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अमोनियम आयन इनहिबिट्स T4PNK, therefore should not be present in DNA mix। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। अमोनियम आयन जो है T4PNK की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, इसलिए ये डीएनए मिक्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखें, अमोनियम आयन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन T4PNK, तो ऐसा नहीं है। अमोनियम आयन की स्मॉल अमाउंट में भी ये प्रेजेंट होगा, ट्रेस अमाउंट में भी प्रेजेंट होगा, तो ये PNK की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, अमोनियम आयन डीफॉस्फोराइलेट्स डीएनए, देयरबाय इंक्रीजिंग लेबलिंग एफिशिएंसी, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि अमोनियम आयन के कारण PNK की जो एक्टिविटी वो कम हो जाती है। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफाइंग एंजाइम्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफाइंग एंजाइम्स के लिए, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में लेते हैं। फर्स्ट, एंडोन्यूक्लियेजेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स one at a time from the ends of a sequence. Type 2 class of restriction enzymes do not recognize palindromic sequences.
मूंग बीन न्यूक्लियस एक्ट्स ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टर्मिनाई और टाइप 2 क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन जनरेट ईदर स्टिकी और ब्लंट एंड्स। तो यहाँ पर हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में आया हुआ है। आप स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़िए। अगर आपने एंजाइम्स को पढ़ा है, क्लोनिंग एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद है, तो आप आसानी से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि एंडोन्यूक्लियोसेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए के एंड सीक्वेंस से जो रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, वो एंजाइम एंडोन्यूक्लियोसेस होते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसे एंजाइम्स एक्सोन्यूक्लियोसेस होते हैं। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियोसेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। नेक्स्ट है, टाइप 2 क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डू नॉट रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनफैक्ट जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जिनको 5' to 3' और 3' to 5' जब हम रीड करते हैं तो सेम हमको मिलता है, सेम सीक्वेंस मिलते हैं, उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, मूंग बीन न्यूक्लियस एक्ट्स ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टर्मिनाई। तो ये भी सही नहीं है। मूंग बीन न्यूक्लियस ये सिंगल स्ट्रैंडेड पर अपना काम करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टर्मिनाई पर ये कट लगाता है। नेक्स्ट है, टाइप 2 क्लास ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन जनरेट इधर स्टिकी और ब्लंट एंड्स। तो ये सही है। टाइप 2 क्लास के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये या तो स्टिकी एंड्स या ब्लंट एंड्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन 4 इज राइट हियर। तो आप एक पैटर्न देखिए कि क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग के एंजाइम्स है, इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस टाइप आपके नेट में सेट में बन जाते हैं। कंसेप्ट बेस आते हैं, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस आप देख रहे हो बन रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के इन टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, तो आप डिटेल में जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल स्ट्रैंडेड oligonucleotide sequence of DNA tagged with fluorescent dye used to search for its complementary sequence by hybridization is termed as। ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, डीएनए के मींस शॉर्ट सीक्वेंसेस को, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसको हम टैगिंग कर देते हैं फ्लोरेसेंट डाई से, उसको हम क्या कहते हैं, और हम फ्रिक्वेंटली इसका यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दिस इज प्रोब और रिपोर्टर जीन और लिगेंड और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो डीएनए के ऐसे शॉर्ट सीक्वेंसेस जो कि टैग्ड होते हैं और जिनका यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, उनको हम प्रोब कहते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज मोस्ट एफिशिएंट टू इन्वेस्टिगेट आरएनए जीनोम वायरल इन्फेक्शन। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक है जिसके द्वारा हम वायरल इन्फेक्शन आरएनए जीनोम का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम इसका पता लगा सकते हैं। सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग, माइक्रो एरे और आरटीपीसीआर। आपने अभी कोरोना टाइम पीरियड में आरटीपीसीआर टेक्निक को पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में। आरटीपीसीआर टेक्निक एक मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट एंड रैपिड मेथड है जिससे कि हम आसानी से आरएनए जीनोम वायरल इन्फेक्शन का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। वायरस की डिफरेंट स्ट्रेन्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, पीसीआर और ऑब्जर्विंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन पेशेंट। ये क्वेश्चन दिसंबर 2009 में आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर टेक्निक को यूज करते हैं। इसमें हम वायरस स्पेसिफिक प्राइमर को यूज करते हैं पीसीआर में वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन वेस्टर्न ब्लोटिंग बेस्ड HIV डायग्नोसिस द पेशेंट सैंपल इज स्क्रीन्ड फॉर एंटीजन, एंटीबॉडी, वायरस आउटर कोट प्रोटीन और वायरस। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब हम HIV का डायग्नोसिस करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा, तो पेशेंट का सैंपल लेकर हम किसकी स्क्रीनिंग करते हैं? क्या हम एंटीजन स्क्रीन करते हैं या एंटीबॉडी या वायरस आउटर कोट प्रोटीन और वायरस? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है एंटीबॉडी।
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं थोड़ा सा और इसको यूज करते हैं टू डिटेक्ट HIV एंटीबॉडीज, नॉट HIV वायरस इटसेल्फ। ठीक है, वायरस को नहीं देखते ना, हम उसके आउटर कोट प्रोटीन की स्क्रीनिंग की जाती है और एंटीजन या खुद जो वायरस होता है, जो पैथोजन होता है, वो खुद एंटीजन जैसे बिहेव करता है, तो इसकी भी स्क्रीनिंग नहीं की जाती। किसके लिए स्क्रीनिंग की जाती? एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर, एंटीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने यूनिट 13 बायोफिजिकल मेथड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके CSIR नेट और सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में बन जाते हैं, इन टॉपिक्स में से किस तरह की आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट जल्दी ही हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।